हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट 15 के कोर्स को, जो कि हमने स्टॉप कर दिया था। फ्रंट एंड पढ़ाने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो चुका है बैक एंड के साथ। पहला स्टेप है इसके अंदर सैनिटी। व्हाट इज़ सैनिटी ये जानते हैं वीडियो में, लेकिन ये बता दूँ कि इस सैनिटी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जो कि ब्लॉगिंग और ई-कॉमर्स दोनों से सिमिलर है। सो होपफुल हूँ कि आप सब एन्जॉय करोगे और भाई ये साथ में कमेंट भी किया करें ताकि पता चले कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है कोड में, और वीडियो कैसी बनी है थोड़ा बता दिया करो। कंटेंट वगैरह में कुछ एडिशन करना है, कुछ सब्ट्रैक्शन करना है, ये सब आपने कमेंट में बताना होता है। सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका व्हाट इज सैनिटी, ये जानते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जान लेते हैं सैनिटी क्या है। सैनिटी एक हेडलेस सीएमएस है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि यूट्यूब क्रिएटर का सारा कंटेंट मैनेज करता है, उसके एनालिटिक्स दिखाता है, मतलब पूरा एक स्टूडियो प्रोवाइड करता है और सारी डिटेल बताता है। तो इसी तरीके से सैनिटी भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका एडमिन पैनल जो होता है ना, मतलब जैसे यूट्यूब स्टूडियो है, वो मुझे बनाना नहीं पड़ा, कोड करके मुझे बनाना नहीं पड़ा। मैंने सिंपल अकाउंट क्रिएट किया और मेरे पास वो स्टूडियो डायरेक्टली आ गया, लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, ऐसा है ना। तो यही चीज इसमें होती है कि आपने फ्रंट एंड जो होगा ना, यूआई, जैसे कि एक मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहा हूँ, ई कॉमर्स स्टोर का फ्रंट एंड आपने बनाना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पास एक्सेस होगा ना कि कितनी सेल हो चुकी है आज की, कितना आपके पास जो है आज रेवेन्यू बना है, कितनी चीजें आपके पास आई है, कितने लोग आपके स्टोर पे आए थे, ये सब कुछ आपको कुछ सैनिटी प्रोवाइड कर देगा। मतलब आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा विथ रियल टाइम अपडेट। जैसे कि व्यूज काउंट होते हैं, उसी तरीके से ये भी रियल टाइम अपडेट देता रहेगा। लेकिन अभी ये सवाल ये आता है कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेंट ही आ रहा है, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और यूट्यूब एक मूवीज या फिर जो है वीडियोस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये थोड़ा सा अलग चले आएगा। अभी आते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि वेब का होता है। ठीक है, यानी कि डेटा वगैरह बैकएंड का, जो कि हम लोग इनपुट फील्ड में डालते हैं, फिर वो बैकएंड पे जाता है, वो सब समझाता हूँ। सिंपल आप ये कह सकते हो कि डेटाबेस और गिटहब। डेटाबेस अगर नहीं पता कोई मसला नहीं, अभी समझा दूंगा। डेटाबेस और गिटहब का कोलैबोरेशन है सैनिटी, यानी कि कोलैबोरेट करके इनको बनाया गया है सैनिटी। कैसे? डेटाबेस क्या होता है? सिंपल, मैं आपके सामने गूगल का साइन अप पेज खोलूंगा, जो गूगल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, वो वाला पेज। सो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताता हूँ और आगे मेरे से ईमेल भी पूछेगा, मतलब पासवर्ड वगैरह सब जानेगा, वो सारा डेटा जाएगा कहाँ? वो जाएगा गूगल के पास जो डेटाबेस है उसके अंदर। ठीक है, समझ लो किसी कॉपी के अंदर लिखा जा रहा है, जो कि उनके पास है, हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, और बाद में वो फैच होकर कहाँ पर शो होगा? हमें यहाँ पर सर्कल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम आता है ना, अब्दुल नाम से आता है या फिर रेहान नाम से होगा, इसी तरीके से ये नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ से जा रहा था और यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो है जहाँ पर ये डेटा जा रहा है और उसके बाद वहां से ये डेटा बुलाया जा रहा है, तो वो कहलाती है डेटाबेस, जहां से हमारा डेटा स्टोर होता है। मतलब यहाँ से डेटा जा रहा है और वहां पर फैच किया जा रहा है, इसको कहते हैं हम रो डेटा, कि यहाँ से डेटा जा रहा है, हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं कोई भी डेटा और वहां पर जाकर फैच हो रहा है। और उसके लिए कोई भी बैकएंड की एक लैंग्वेज चाहिए होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सर्वर साइड पर रेंडर कर सके हमारी चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस बेस्ट है इसके लिए। सो यहाँ पर डेटाबेस आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से हमारे पास सैनिटी है। सैनिटी भी हमारे पास डेटा स्टोर करता है, मतलब मॉडर्न तरीके से डेटा स्टोर कर रहा है एपीआई के थ्रू। यहाँ पर हम गूगल के फॉर्म पर नाम दे रहे थे, जैसे कि मोहम्मद रेहान। ठीक है, लेकिन वहां पर जो नाम जाएगा ना, वो थोड़ा सा एपीआई फॉर्मेट में होगा, मतलब जेसन फॉर्मेट में नाम जाएगा और वो वहां से सिक्योरली मेरे पास फैच भी हो जाएगा यूजिंग एपीआई। ठीक है, तो ये समझ गए होगे आप। नाउ सेकंड है गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जहां पर हमारी सारी फाइल्स मैनेज की जा रही होती है, सारे फोल्डर सिस्टम मैनेज किए जा रहे होते हैं, सारा डेटा हमारा मैनेज किया जा रहा होता है। समझ लो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी डेटा मैनेज किया जाता है, सारी एपीआईज को मैनेज किया जाता है, सारे डेटा को, सारे कंटेंट को मैनेज किया जाता है। ठीक है, बट हमारे पास जो गिटहब है ना, वो रियल टाइम पर अपडेट नहीं देता। मतलब मैंने गिटहब पर अपनी वेबसाइट लाइव कर दिया, मतलब जो टेम्परेरी होस्ट होती है वो कर दी है, और लोकली वो मेरे पास लिंक काम कर रहा है, जो कि मेरा कस्टम लिंक बनता है, वो मेरे पास वर्क कर रहा है। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मैं गिटहब का जो कोड है, मतलब मैंने जो है एक प्रोडक्ट ऐड किया, उसकी प्राइस जो है 100 रुपीज थी, बाद में उसकी 110 हो गई है, और अब मैं उसके कोड को अपडेट करने जा रहा हूँ 110 करके जो मैंने कोड अपडेट किया, तो मुझे उसको कमिट करना पड़ेगा ताकि वो गिटहब की फाइल्स में भी अपडेट हो और मेरे ब्राउजर पे जो वेबसाइट रन हो रही है उसमें भी अपडेट हो। बट सैनिटी मुझे ये फीचर प्रोवाइड करता है कि मैं सिर्फ सैनिटी पर आऊं और अपने कोड को अपडेट कर दूं, वो डायरेक्टली रियल टाइम पर हमारे
उस प्राइस को जो ब्राउज़र पे वेबसाइट चल रही होगी वो भी अपडेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर कंटेंट है, अब मैं गिटहब के कोड पे जाऊँगा, कंटेंट को चेंज करूँगा तो मुझे कमिट करना पड़ेगा, मतलब कुछ कमांड्स चलानी पड़ेगी, देन ये चेंज होगा कंटेंट से मैनेजमेंट में, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर कंटेंट है और यहाँ पर मैं मैनेजमेंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं सैनिटी पे सिंपल जाऊँगा, मैनेजमेंट लिखूँगा, वो डायरेक्टली यहाँ पर चेंज हो जाएगा रियल टाइम पर। मुझे कोई कमांड रन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? सो ये है सैनिटी का फीचर। और एक और है कि लाइव कोलैबोरेशन, ये गिटहब में भी मिलता है हमें और यहाँ पर भी मिलता है कि हम लोग मल्टीपल यूज़र एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सेस मिल सकता है, मल्टीपल यूज़र एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी सैनिटी की कि सैनिटी क्या है और क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है? नाउ जैसे कि आपको बता दिया गया है कि सैनिटी क्या है, नेक्स्ट.जेएस 15 में क्यों यूज़ कर रहे हैं और सिमिलर है, तकरीबन नेक्स्ट.जेएस 15 का काम है, बस सैनिटी को हम एज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर दे रहा है सैनिटी और हमारा टाइम सेव कर देता है, तो हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। और अब है स्टेप नंबर 2 जो कि हमारी इंस्टॉलेशन है नेक्स्ट.जेएस 15 की और सैनिटी की। मतलब जो कमांड्स हम चलाने जा रहे हैं वो सारी इन सबसे रिलेटेड है और अगर कोई कमांड रह जाती है तो वो बाद में चला लेंगे, कोई मसले की बात हो रही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाउ चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। सिंपल जो हम यूज़ करने जा रहे हैं बैकएंड के लिए वो नेक्स्ट.जेएस है, नेक्स्ट.जेएस 15 और उसके साथ हम सैनिटी को यूज़ करेंगे। मैंने सिंपल यहाँ पर अपना एक और फ़ोल्डर बनाना है जो कि ई-कॉमर्स और ब्लॉग्स दोनों वेबसाइट मिलती-जुलती होंगी। मतलब हमारे पास जो सैनिटी पे ज़्यादातर काम होता है वो होता है ई-कॉमर्स पर या फिर ब्लॉग पर। तो मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना दूँगा जो कि दोनों से सिमिलर होगा, मतलब दोनों फीचर उसके अंदर यूज़ हो रहे होंगे। तो आप अगर ई-कॉमर्स बनाने जाओगे तो आपकी वहाँ से भी हेल्प हो जाएगी, आप ब्लॉगिंग बनाने जाओगे आपकी वैसे भी हेल्प हो जाएगी, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सीएमडी ओपन करूँगा और सीएमडी होता है कमांड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है? जो कि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ पर कंट्रोल भी करूँगा और एंटर, ठीक है? रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लो, ज़रूरी है फ्रंट एंड के लिए, क्योंकि अगर टैलविंड यूज़ करना नहीं आती, नेक्स्ट.जेएस यूज़ करना नहीं आती तो वो देख लो। वो एक बिगिनर गाइड के लिए बेहतरीन वीडियो है और आपको फ्रंट एंड बनाना आ जाएगा नेक्स्ट.जेएस और टैलविंड के ज़रिए विद रिस्पॉन्सिव, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं सैनिटी। टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करूँगा, एस्लेंट भी यूज़ करूँगा और टैलविंड भी यूज़ करूँगा। एसआरसी डायरेक्टरी यस, ऐप राउटर यस, टर्बोबैग यस। मैं बेसिकली सबको यस करता हूँ क्योंकि सब चीज़ों की अच्छा इम्पोर्ट एलाइज मैं इसलिए यस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टैलविंड सीएसएस इम्पोर्ट होकर नहीं मिलती। मतलब टैलविंड के लिए हमें पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है और जिसके अंदर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बेहतर है हम इम्पोर्ट एलाइज करें तो टैलविंड का सेटअप डायरेक्टली जो है हमें मिल जाएगा और ईज़िली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यस करेंगे, एंटर, और ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, देन मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, हमारे पास सैनिटी का फ़ोल्डर आ चुका है, इसके अंदर आएँगे और ओपन विद कोड कर लेंगे इसको। नाउ यहाँ से टर्मिनल को ओपन करेंगे कंट्रोल बैकटिक के ज़रिए और यहाँ पर हमने सैनिटी की इंस्टॉलेशन करनी है। कैसे होगी समझा देता हूँ। सिंपल आपने सैनिटी की वेबसाइट पे आना है, इस कमांड को कॉपी करना है और देन यहाँ आकर आपने पेस्ट कर देना है। अब ये कुछ सवाल पूछेगा कि आपने क्या करना है, आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है या फिर पुराना ही यूज़ करना है। मैंने नया बनाना है तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। अब कोई ये ना समझे कि हम जो है नेक्स्ट.जेएस का नया प्रोजेक्ट, नहीं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम तो सैनिटी है, लेकिन जो हमारे पास सैनिटी के अंदर जो हमारे पास स्टोरेज है, मतलब वहाँ पर हमारा एक अकाउंट बन चुका है, ठीक है? पहले आपने यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, जैसे कि मेरा बना हुआ है, ठीक है? तो आपने अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने काम करना शुरू करना है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप अपने अकाउंट में नया प्रोजेक्ट बनाओगे या जो पुराने आपने प्रोजेक्ट बनाए सैनिटी के अंदर वही यूज़ करोगे। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? प्रोजेक्ट नेम बताएँगे, सिंपल सैनिटी लिख देंगे। ये नेम जो है ये हमारे पास सैनिटी पे स्टोर होगा, ठीक है? हमारे कोड पर स्टोर नहीं होगा, ठीक है? सैनिटी मैंने नाम रख दिया है, आगे क्वेश्चन करता है तो देखते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है कि आपने कोई नया डेटा सेट बनाना है। हम नया डेटा सेट बनाएँगे जो कि हमारे पास डेटाबेस के नाम से जाना होता है, जो कि मैंने कहा था कि ये डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है आप सबको। सॉरी, मिस्टेकली मैंने वही डेटा सेट यूज़ कर लिया, तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरे पास इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है? प्रोडक्शन के अंदर कोई डेटा नहीं है, सो मैं यूज़ कर सकता हूँ। नाउ हमारे पास ये पूछेगा कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ऐड करोगे? यस, ऐड करना ज़रूरी है। और उसके बाद ये पूछेगा टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाह रहे हो? यस, हम यूज़ करेंगे। स्टूडियो भी यूज़ करेंगे? यस होगा। उसके बाद आपकी सोर्स डायरेक्टरी यही रहेगी, सही कह रहा है, कुछ भी नहीं करना आपने चेंज, जाने देना है, एंटर करना है। नाउ ये पूछेगा कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो? ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट है या फिर एक क्लीन प्रोजेक्ट है? तो मैं चाहूँगा कि एक ब्लॉगिंग स्कीमा को लेना चाहूँ क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है? देन मैं आपको समझाऊँगा स्कीमा क्या होता है। फिलहाल मैं क्लीन की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, हमें जब एक फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, मतलब बगैर कोड के, तो हम उसको लें। बाकी चीज़ों में हमारे पास टाइम बच जाएगा और हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है? तो मैं ब्लॉग स्कीमा पे जाऊँगा। मैं यहाँ पर आपको ई-कॉमर्स
भी समझा दूंगा, मतलब इसके अंदर इंटीग्रेशन करूंगा, इसको सेट करूंगा, उसके बाद ई कॉमर्स ब्लॉग दोनों समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं फिलहाल ब्लॉग स्कीमा को इम्पोर्ट कर लूंगा, ठीक है। टीएनवी फाइल जैसा हमें चाहिए, उसके बाद ये रन करना शुरू करेगा, देन इंस्टॉलेशन होगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, एक और बात कहना चाहूंगा, सारे क्वेश्चन से पहले ये आपसे कहेगा कि आप उस अकाउंट में, सैनिटी के अकाउंट में लॉगिन कर लो, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो आपने पहले गूगल के जरिए लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपसे ये सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। नाउ लास्ट कमांड है हमारे पास npm rundev, जो कि हमारी सारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो इसको रन करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आउटपुट देखते हैं, थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं, देन वर्क करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इसने सैनिटी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल ऐड की है। उसके अलावा इसने एसआरसी के फोल्डर के अंदर हमारे पास ऐप का फोल्डर तो होता ही होता है, सैनिटी का फोल्डर और दिया, जहां पर आपको इसके स्कीमास वगैरह मिलेंगे। स्कीमा भी हमारा टॉपिक नहीं है, आगे देखते हैं। फिलहाल दूसरी चीजें समझ रहे हैं तो वो देख लेते हैं। स्कीमा वगैरह वैसे सैनिटी के अंदर होंगे, ठीक है। ऐप के अंदर हमारी सारी वो फाइल होंगी जिसके अंदर हम फ्रंट एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडियो का फोल्डर भी मिलेगा आपको। स्टूडियो के अंदर page.tsx है, इसके अंदर सारा हमारा एडमिन पैनल का काम है। मतलब मैंने आपको कहा था कि ये हमें एक स्टूडियो प्रोवाइड करता है, जहां पर हमें पता चलता है कि कितने हमारे पास, मैं यूट्यूब की एग्जांपल दे रहा था कि कितने हमारे पास व्यूज आ गए, कितने हमारे पास लाइक आए, कितने हमारे पास वीडियोस हो चुकी हैं, ये सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडियो सिर्फ एडमिन के काम का है। तो इसलिए आपको कहता है कि आप लॉग इन कर लो अपनी ईमेल आईडी से, सिर्फ आपकी ईमेल के जरिए इस स्टूडियो को ओपन किया जा सकता है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब इसकी सिक्योरिटी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट ओपन हो रहा है। मैं इतने ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियो देखनी है फ्रंट एंड के, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि अगर आप राउटिंग को भी समझना है तो वो उसके अंदर समझाई भी है मैंने। तो सिंपल आपके सामने लोकल होस्ट 3000 आ चुका है। बेसिकली ऐप के अंदर जो फाइल है हमारी लेआउट और page.tsx है, जो कि हमारी होम फाइल होती है page.tsx। इसको हम होम के यानी कि लोकल होस्ट 3000 से एक्सेस करते हैं, जो कि अभी हमारे पास एक्सेस हो भी रही है। सिंपल ये कोड एक्सेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसके भी अंदर आना है तो हमने एक और फोल्डर बनाया है स्टूडियो, और उसके अंदर हमने page.tsx को रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब एक और राउट चलाना पड़ेगा, मतलब हमारे पास लोकल होस्ट 3000 के बाद स्टूडियो का राउट चलेगा, ताकि हमारे पास उस पेज को एक्सेस किया जा सके, ताकि हमें पता चल सके हमारे पास जो स्टूडियो है वो कौन सा स्टूडियो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल आऊंगा, स्टूडियो टाइप करूंगा। अब बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है, तो ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको इसका कंप्लीट स्टूडियो दिखा देगा कि कहाँ पर आपका कोड शो होगा और कैसे शो होगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल पब्लिक का फोल्डर है, जो कि आपको पता था इमेजेस की नहीं होता है। एसआरसी के अंदर आपकी सारी फ्रंट एंड की फाइल होती है, पर इसने स्टूडियो का फोल्डर एक अलग से बनाया, ताकि आपके एडमिन पैनल की जो यूआई है वो इसके अंदर आ सके, फ्रंट एंड जो है वो इसके अंदर आ सके, ठीक है। नाउ सैनिटी हमारा बैकएंड है, बेसिकली इसके अंदर सारे स्कीमा बनेंगे, सारी जो है डेटा टाइप बताई जाएगी, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो वैलिडेशन वगैरह सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। नाउ हम चलते हैं कोड के ऊपर, शायद आ चुका है, थोड़ा सा टाइम और लेगा, उसके बाद आ जाएगा। सिंपली मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हुआ, यही इसकी कंडीशन है। मतलब हर कोई इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर ये फोल्डर आपका किसी और के पास चले जाता है और वो जो है देखता है कि आपने सैनिटी का यूज किया है, वो जाता है और राउटिंग करता है लोकल होस्ट 3000, उसके आगे ये स्टूडियो को एक्सेस करना चाह रहा होता है, तो उसके पास ये कंडीशन आ जाएगी कि जब तक आपके पास ईमेल नहीं होगी ये वाली, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते ना। जैसे कि आपके सामने ये मेरा कंप्लीट डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पर गॉट इट कर दो आप। और ये जो पोस्ट कैटेगरीज ऑथर्स हैं, ये सारे हमारे स्कीमास जो बने बनाए आए हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के, जो हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया, वो मैं आपको स्कीमा के टॉपिक में ही समझाऊंगा, अभी आने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक यूआई दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल है, थीम चेंज कर सकते हो, डार्क से लाइट, लाइट से डार्क, और जैसा आपको बेहतर लगे। आई थिंक ये बेस्ट है, वाइट थोड़ा जो है ज़्यादा ओवर हो रहा है। नाउ यहाँ पर आपके पास जो कोलेब्रेशन के टास्क वगैरह होंगे, यानी कि जब आप मल्टीपल यूजर यूज कर रहे होगे एक ही प्रोजेक्ट को, तो वो सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे इनवाइट वगैरह के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर टास्क होंगे, कोई टास्क रहता होगा, असाइन होगा आपको, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपको कहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो होगी आपको। ज्वाइन ओवर कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन। नाउ यहाँ पर आपको विजन का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपकी सारी क्यूरी वगैरह होती है। मतलब ये जब आप बैकएंड की तरफ बढ़ोगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे समझाते जाऊंगा, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मुश्किल होगी अभी वीडियोस में, लेकिन आगे जब आप बढ़ते जाओगे ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम अधूरा अधूरा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आगे का पढ़ा नहीं है, स्कीमा नहीं जाना क्या होता है, हमें पता नहीं है क्या एपीआई होती है, कैसे मेथड्स होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम कवर करते जाएंगे। सो ये थी कंप्लीट इंस्टॉलेशन, फाइल स्ट्रक्चर समझा दिया, सब कुछ क्लियर है। नाउ थर्ड स्टेप है हमारा फ्रंट एंड, मतलब यूआई।
कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट की यूआई मिलनी चाहिए ना। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा नेक्स्ट 15 की सीरीज का, जिसके अंदर फ्रंट एंड सिखाई गई है, टैलविंड सिखाई गई है विद रिस्पॉन्सिव, मतलब आपको नेक्स्ट 15 के साथ टैलविंड रिस्पॉन्सिव और स्वाइपर भी सिखाई गई है। एक बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाई गई है, उसको लाजमी वॉच करें। और देन इस स्टेप पर आए, बेसिकली मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट जो अभी बनाई हुई है वो उसको ही एडिट करके थोड़ा सा बना दी है। सो अभी फिलहाल हम फ्रंट एंड बनाएंगे नहीं, लेकिन हाँ अलबत्ता ये बता दूं कि अगर आपके पास वो टेम्पलेट नहीं है तो आपको कहना चाहूंगा या तो आप वो वीडियो देख लें, अगर टाइम नहीं है तो भाई कोई टेम्पलेट ले ले गूगल से या फिर कहीं से जनरेट करवा लें। ये दोनों मेथड स्क्रीन पर बताते हैं। तो एवरीवन, मैं आपको फ्रंट एंड दिखाने जा रहा हूँ, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बनाया था और अभी उसको थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करके मैंने सामने रख दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम फ्रंट एंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहली वाली वीडियो में मैं ये सिखा चुका हूँ, जिसके अंदर ई कॉमर्स भी हो सकता है और ब्लॉगिंग भी हो सकती है। जैसे कि ये बना हुआ है मेरे पास, सिंपल सा ये नेम बार है, वेलकम टू माय ब्लॉग, 3 ब्लॉग की पिक्चर्स है, यहाँ पर इमेज है, ये थोड़ा सा विद हाइट एडजस्ट होगी, उसके बाद ये इमेज बन जाएगी, ये टेक्स्ट आ जाएगा। सिर्फ ये होगा कि ब्लॉगिंग में डिस्क्रिप्शन आएगी और ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पर उसका नाम आएगा, क्या चीज़ है या फिर प्राइस आएगी। ठीक है, तो सिंपल यही मेथड यूज होगा ई कॉमर्स में भी, ब्लॉगिंग में भी, इंसर्ट, फैच, अपडेट और डिलीट के अंदर। ठीक है, ये तीनों मैं यहाँ पर रख दिए हैं और यहीं से ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सिंपल सा ऐसा फ्रंट एंड भी है ना चलेगा। अगर ऐसा फ्रंट एंड भी बनाना नहीं आता है, मैं जब भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत से टेम्पलेट मिलते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप चैट जीपीटी के जरिए भी जनरेट करवा सकते हो। कोई इतना खास टेम्पलेट नहीं चाहिए, फिलहाल हमारा टोटल कॉन्सेंट्रेट बैकएंड पर है। ठीक है, तो मैं आऊंगा यहाँ पर, यहाँ अगर आप सर्च कर लो नेक्स्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट टेम्पलेट फ्री, तो आपको नेक्स्ट के अपने टेम्पलेट मिल जाएंगे जो कि फ्री है और मल्टीपल कैटेगरीज पर है। मतलब ये रही हमारे पास कैटेगरीज, स्टार्टर, सास, स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट है, बिजनेस के है, लैंडिंग पेज है, बॉयलर प्लेट है, ब्लॉग वाला हमने लेना है ताकि ई कॉमर्स भी हो सके उसके अंदर और ब्लॉगिंग का काम भी हो जाए। सो यहाँ पर ब्लॉगिंग के टेम्पलेट है, कोई भी आप देख सकते हो। मैं मिसाल के तौर पे ये वाला ओपन करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के नाम से और प्रीव्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है। ठीक है, उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो, इंटीग्रेट भी मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स, नेबार वगैरह आ रहे हैं, लिंक्स वगैरह आ रहे हैं। सिंपल सा पहला ब्लॉग ये है, दूसरा ब्लॉग ये है, तीसरा ये है। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट भी शो होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो असल काम होता है कि ये ब्लॉग का जो डेटा है ना, ये डेटाबेस से लेकर आना। सैनिटी की इस कोर्स में वो हम बिल्कुल सीखेंगे और उसके अलावा टेक्स्ट भी लाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपके पास है, यूआई है, आप इसको उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लैंडिंग पेज। उसके अलावा अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी के जरिए जनरेट करवा लो छोटी सी यूआई, कोई इतना हैवी काम नहीं है। यहाँ से आप चैट जीपीटी से वॉइस पर भी बात कर सकते हो या फिर आप टेक्स्ट देकर जनरेट करवा लो, हर जबान समझता है। बहुत इजी तरीके से ये आपको सिंपल सा फ्रंट पेज जनरेट करके दे देगा। बैकएंड वगैरह का कोई काम नहीं करवाना, सिर्फ आपने ब्लॉग के जो स्कीमा होंगे वो इंपोर्ट करने पहले, उसके बाद आपने यूआई उठानी है, या तो इससे जनरेट करवा लो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, या फिर आप जो है खुद बना लें मेरी वीडियो देख के, ताकि आपकी बेस बन जाए थोड़ी सी। नाउ फोर्थ स्टेप है हमारे स्कीमा, मतलब सैनिटी के स्कीमा कैसे बनेंगे, कैसे यूज किए जाएंगे, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, बहुत सारे सवाल है। इन सबके आंसर एक ही साथ दे सकता हूँ, वो भी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर बोलना बेकार है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। नाउ गाइस, आपको ये तो पता है कि फ्रंट एंड भी तैयार है और मैंने आपको समझा दिया ऐप के फोल्डर में स्टूडियो है, ये तो आप समझ गए। कंपोनेंट्स तक समझ गए, कंपोनेंट में क्या है, फुटर होता है, नेव बार होता है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में यूआई का, फ्रंट एंड का सब कुछ पढ़ा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि एसआरसी के फोल्डर के अंदर हमें सैनिटी का फोल्डर भी मिलेगा। 2 मिनट में ऐप को क्लोज कर दूं और कंपोनेंट को भी क्लोज कर दूं, यहाँ पर सैनिटी का फोल्डर भी मिलेगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसमें भी कुछ फोल्डर है। सबसे पहले लिब का फोल्डर ओपन करूंगा, जो कि लिब की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी। कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल की है, मतलब सैनिटी के अंदर भी कुछ लाइब्रेरी है। अब वो कौन सी है, एक है client.ts। ठीक है, क्लाइंट क्या है, इसने यहाँ पर कुछ चीजें इंस्टॉल की हैं जिसके जरिए हम आगे काम कर सकते हैं। जैसे कि एक डेटाबेस को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, यानी कि इंपोर्ट किया है आप कह सकते हो। और एपीआई वर्जन, ठीक है, एपीआई के ऊपर काम करेंगे तो इसका वर्जन ऐड किया है। प्रोजेक्ट आईडी, मतलब प्रोजेक्ट आईडी क्या होती है, हमारे प्रोजेक्ट की जो आईडी है ना, बेसिकली यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट बनते जाएंगे, मैंने स्टार्ट में बताया था कि सैनिटी एक तो हमारे ये वाले प्रोजेक्ट का नाम है और एक सैनिटी हमारे सैनिटी के प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, वहां पर मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था सैनिटी, और बेसिकली उसकी एक आईडी होती है, तो वो आईडी को हमने इम्पोर्ट करवाया। ठीक है, ये समझने की कुछ बेसिक चीजें थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्ट करवाना जरूरी थी, ताकि हम लोग डेटाबेस के जरिए काम कर सके और वहां पर अपनी एपीआई को इंसर्ट और फेच कर सके।
देखिए, एपीआई नहीं समझ में आ रहा, मैं आगे जाकर जब जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, एपीआई भी एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन प्रोजेक्ट आईडी का तो आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट की आईडी है 1, सेकंड प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसकी 2 होगी, और डेटाबेस मैंने बता दिया क्या होता है, स्टार्ट में बता दिया था। एपीआई वर्ज़न आपको आगे अगर पता चल जाएगा। समझ लें ये कुछ लाइब्रेरीज़ है जो कि सैनिटी ने इम्पोर्ट की है बैकएंड के लिए। नाउ हमारे पास है image.ts, मतलब इमेज पर भी काम किया जा रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सी बात कि अभी पहले हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ। स्टूडियो आपको डीपली एक्सप्लेन करने का टाइम आ चुका है, सही है? यहाँ पर है पोस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर है कैटेगरीज़, यहाँ पर है ऑथर। बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट पे काम किस तरह होता है? वहाँ पर डेली बेसिस पर ब्लॉग अपलोड होते हैं, ठीक है? ब्लॉग अपलोड करने वाला जो होता है वो होता है एडमिन, जैसे कि मैं हूँ। मेरी वेबसाइट पे आप लोग काम कर रहे हो, आकर देखते हो कोडिंग के ब्लॉग, ठीक है? वहाँ पर डेली बेसिस पर मैं अपडेट शेयर कर रहा था, आज कोडिंग में ये हुआ, आज ये लैंग्वेज आई है, आज ये फ्रेमवर्क लॉन्च हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर सबसे पहले मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट की कोई अपडेट देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाऊँगा। माइक्रोसॉफ्ट कौन हुआ? ऑथर हुआ, ठीक है? क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट पर बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल ये प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, ये सब मुझे सैनिटी ने बना कर दिया है। इतना सारा काम मेरा बचा दिया, मतलब ऐड करने का, ये फॉर्म बनाता मैं, उसके बाद फिर इसको ऐड करता बैकएंड के ज़रिए, फिर कैटेगरीज़ वगैरह, ये सारा काम मेरा बचा लिया और सैनिटी ने मुझे खुद ही प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आ गया है स्लग। स्लग क्या होता है? बेसिकली यूज़र नेम आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम पे भी होता है, टिकटॉक पे भी होता है, यूज़र नेम बनता है आपका, ठीक है? वो ये जनरेट कर देता है। खुद ही जनरेट पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली जनरेट कर देगा, और ये भी मैंने नहीं किया, ये भी इन्होंने खुद किया है, यानी कि सैनिटी ने खुद जनरेट करके दिया मुझे। नाउ हमारे पास है इमेज। इमेज कोई भी अपलोड कर दो, ज़रूरी नहीं माइक्रोसॉफ्ट की करें हम। यहाँ पर मैंने इमेज भी इम्पोर्ट कर दी है, इमेज का काम भी हो रहा है इसके अंदर। और अब है बायो। बायो में हम नथिंग लिख देते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं बायो ऐड करो, मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोड का भी ऑप्शन है, अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सब मुझे सैनिटी ने दिए, एक कंप्लीट फॉर्म तैयार करके दिया है, ठीक है? यहाँ पर मैं एक ऑथर को ऐड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा ना, तो ये पब्लिश हो जाएगा, और अगर मैं पब्लिश नहीं करता तो ये ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं जा रहा हूँ पब्लिश करने यहाँ पर। इसको मैंने पब्लिश कर दिया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को मैंने अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिया। अब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पहली कंपनी है जिसको मैंने ऐड किया है, तो मैंने अब इसके हिसाब से कैटेगरी भी बनानी होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो तकरीबन कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी, ठीक है? तो मैं इसको टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन मेरे पास अभी कोई कैटेगरी बनी नहीं है, तो मैंने बनानी पड़ेगी। कैटेगरी क्या होती है? जैसे कि फील्ड के लो, एक होती है आईटी की फील्ड, एक होती है मेडिकल की फील्ड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कौन सी फील्ड है? आईटी की है ना, टेक्नोलॉजी की है, तो मैं उसमें ही ऐड करूंगा इसको। तो यहाँ पर प्लस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक और फॉर्म मेरे पास बन के आ जाएगा जो कि सैनिटी ने खुद प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर मैं सिंपल आईटी लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? यहाँ पर जनरेट करेंगे, और इसने भी जनरेट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में नथिंग कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगरी भी बन गई है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ वैसे, ये सेव हो जाएगा, यहाँ पर लिखवा रहा है सेव, ठीक है? लेकिन पब्लिश नहीं हुआ। आप कभी भी इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं पब्लिश कर दूंगा फिर ये पब्लिश हो गया। यहाँ पर ये लोडिंग चल रही है और ये पब्लिश हो गया, सही है? कैटेगरी भी मेरी पब्लिश हो गई है। अब मेरे पास ऑथर भी है, कैटेगरी भी है। नाउ मैंने पोस्ट करना है, ठीक है? पोस्ट करना, अभी मैं डेटाबेस पे ही काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे गया ही नहीं हूँ। ये रही मेरी वेबसाइट, यहाँ मैं आया ही नहीं हूँ। पहले मैं यहाँ पर डेटा बना रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं डेटा यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, एक डेटा बन जाएगा मेरे पास, फिर उसको मैं यहाँ पर फैच करवा लूंगा, जो कि इमेज यहाँ पर आएगी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का नाम यहाँ आएगा, और डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह ई कॉमर्स में इमेज यहाँ आएगी, यहाँ पर उसका नाम आएगा, और यहाँ पर उसके प्राइस आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, सही है? तो यहाँ पर पोस्ट के ऊपर आएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर पोस्ट तैयार होगी, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा उसका। मैं करने जा रहा हूँ कोई भी कोडिंग की पोस्ट, ठीक है? मिसाल दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट जनरेट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, आप इस फील्ड को हटा भी सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सही है? ऑथर का नाम देखो, ऑथर का नाम आ गया कि किस ऑथर की आ गया। मेरे पास मल्टीपल ऑथर होते हैं, 6-7 होते हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता, लेकिन मेरे पास एक ही अभी माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और नीचे आऊंगा तो मेरे पास मेन इमेज आएगी, यानी कि जो इमेज है हमारे पास, यानी कि जो पोस्ट हमने अपलोड करनी है उसकी इमेज बताओ। देखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की इमेज है ना, वो तो हमारे पास यहाँ आएगी, यानी कि ये ब्लॉग पोस्ट आएगा और यहाँ पर आएगी, ठीक है? लेकिन ये जो मेन इमेज होगी वो हमने अपलोड करना जरूरी है। तो सिंपल हम आएंगे यहाँ पर, अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी मैं सेम इमेज अपलोड कर रहा हूँ, अल्ट के टेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट लिख दूंगा। उसके बाद आएगा कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपने
ऐड करनी होगी कोई ना कोई कैटेगरी, तो आप ऐड आइटम पे क्लिक करो और यहाँ पर ड्रॉप डाउन के जरिए कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो जो कि हमने बनाई हुई है आईटी की। ठीक है, आईटी की कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने पब्लिश एट डेट बतानी है कब पब्लिश कर रहे हो। ना मैंने डेट भी सिलेक्ट कर ली और अपने पास से कुछ भी सिलेक्ट कर ली मैंने, यहाँ पर कैलेंडर है उससे उसके जरिए। ठीक है, नथिंग सिलेक्ट किया यहाँ पर और उसके बाद मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑथर ऐड किया, कैटेगरीज नाउ पोस्ट। अभी एरर को इग्नोर करो, वो ऐसे ही ये नेट की वजह से आता है, कभी कोई चीज़ स्लो हो जाती है तो उस वजह से आ रहा होता है। ठीक है, मैं रिलोड करूंगा हट जाएगा वो। ये पब्लिश हो गया हमारे पास, कंप्लीट है, पब्लिश जस्ट नाउ। सही है, अब इसको कंट्रोल आर करूंगा, रिलोड करूंगा मैं। अब बेसिकली मेरी एक पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और ये रियल टाइम पर टाइम भी देख रहा है कि 26 सेकंड हो गया, उसके बाद ये गिनता रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये बनाई कैसे और ये सब स्ट्रक्चर हमारे पास शो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया था कि इमेज बिल्डर यहाँ पर लग रहा है, इंपोर्ट इमेज। इमेज का जो काम हो रहा है ना, वो कुछ इस तरह हो रहा है कि इमेज हमारे पास ऐसे की ऐसे उठ के नहीं जा रही। जैसे कि ये इमेज है, ये डायरेक्ट पूरी इमेज बन के नहीं जा रही, इसको पहले यूआरएल में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब इसका जो फॉर्मेट है ना वो चेंज किया जा रहा है। और वो चेंज कैसे हो रहा है, वो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद हो रहा है जो कि सैनिटी में मौजूद थी और इसको इंस्टॉल किया था। हमें इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपना टाइम बचा रहे हैं। हमने इसको सैनिटी से डायरेक्ट इंस्टॉल करवा लिया। ठीक है, नाउ हमारे पास है लाइव डॉट टी एस। बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट में हमें लाइव फीचर की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारी कोई पोस्ट अपलोड हो गई, मैंने वर्सल पे एक अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पर बनाकर सैनिटी पे बनाया और वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लाइंट नहीं आना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से क्लाइंट हटाऊंगा ना, तो वो डायरेक्टली वहां से हट जाएगा, मुझे दोबारा डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाइव फीचर हमने ऐड किया है। नाउ अब हमारे पास है स्कीमा टाइप। ये तीन तो मैंने बता दिया लाइब्रेरी किस काम की है और मैंने आपको थोड़ा सा स्टूडियो का भी आउटपुट दे दिया है। अब है हमारे पास स्कीमा टाइप्स, तो वो देख लेते हैं। नाउ है स्कीमा टाइप्स, यहाँ पर ऑथर है, यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर पोस्ट है। याद आ गया, ऑथर को हमने ऐड किया, ऑथर की टाइप यहाँ पर ऐड है। बेसिकली हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं और स्कीमा भी बना रहे हैं, तो हमने दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। कैटेगरी की टाइप भी मौजूद है और स्कीमा भी, पोस्ट की टाइप भी मौजूद है और स्कीमा भी। सिंपल, हमने ऑथर का डेटा देखा था, वहां पर इनपुट फील्ड आ रही थी और उसके बाद उसके अंदर जो डेटा था वैलिडेशन लगी थी कि आपने सिर्फ वही डेटा डालना, उसके अलावा और कुछ नहीं डालना। तो सबसे पहले हमने इमेज के लिए यूजर आइकन को ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने इंपोर्ट किया डिफाइन एरे मेंबर्स, यानी कि एरे अगर हम ऐड करते हैं तो उसको एरे फॉर्मेट में ही लिखा जाए। डिफाइन फील्ड, फील्ड के अंदर जो वैलिडेशन लगाए जाए उसको फॉलो किया जाए। डिफाइन टाइप, जो टाइप आपको दी जाए उस टाइप को फॉलो किया जाए। और सैनिटी इसकी हिफाजत करेगा, यानी कि सैनिटी इसकी निगरानी करेगा कि इन सब चीजों पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे इंपोर्ट किया तो फिर मैंने एक फंक्शन बनाया ऑथर टाइप के नाम से, जिसको एक्सपोर्ट किया मैंने। अब उसके अंदर मैंने डिफाइन टाइप को यूज किया। मतलब डिफाइन टाइप मेरे पास ये रहा कि इनकी टाइप मैच करो। सबसे पहले मैंने ये किया कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होगा, टाइप होगी इसकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बना हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि एक डॉक्यूमेंट बना हुआ ऑथर का और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर डिटेल में ले गया हमें। सो ये हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बता दिया। इसका टाइटल क्या रखा, ऑथर। ठीक है, इसका टाइटल ऑथर रखा, यहाँ पर भी ऑथर टाइटल आ गया। सही है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नेम। नेम में हमने जो है ऑथर रखा, जो कि हमारे पास शो नहीं होगा लेकिन इसके पीछे डेटाबेस से कनेक्ट है कि भाई ऑथर ही है इसका नेम। नाउ हमारे पास है आइकन। आइकन में हमने यूजर आइकन ऐड कर लिया जो कि नेक्स्ट.जेएस हमें खुद प्रोवाइड करता है और वहां पर एक यूजर का आइकन शो भी हो रहा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सही है, सो यहाँ पर हमारे पास काम हो चुका है। नाउ है फील्ड। इसके अंदर कितनी फील्ड होंगी, मतलब इनपुट फील्ड ऐड करनी है हमने, जाहिर सी बात है। तो इनपुट फील्ड हमारे पास मल्टीपल है, तो एरे फॉर्मेट में हमारे पास इनपुट फील्ड ऐड होगी और यहाँ पर हर फील्ड को डिफाइन करना पड़ेगा हमने। तो यहाँ पर डिफाइन फील्ड को यूज किया हमने। डिफाइन फील्ड, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, नेम आएगा सबसे पहले। मतलब हमारे पास जो टाइटल शो होगा, ऑथर के ऊपर जाता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले नेम। ठीक है, नेम के अंदर आप नेम ऐड करोगे। सो यहाँ पर भी यही है कि नेम के अंदर आपने नेम ऐड करना है और टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपने इसको ऐड करना है। सही है, उसके बाद एक फील्ड कंप्लीट हो गई। सेकंड फील्ड डिफाइन फील्ड, सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट की टाइप भी सिलेक्ट होगी जो कि ये खुद ही जनरेट करता है। और ऑप्शन इसका है सोर्स नेम, मतलब नेम से ही आपने इसको सेलेक्ट जनरेट करके देना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं रेहान कैपिटल में लिखता हूँ तो मैंने बोल दिया सोर्स नेम, नेम को लो और उसके जरिए सिलेक्ट ऐड करो, तो वो इसको स्मॉल लेटर में या फिर कोई अंडर स्कोर लगाकर सिलेक्ट दे देगा, जो कि यूजर नेम कह सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये इसलिए सिलेक्ट के नहीं रखा है, सिर्फ सोर्स नेम सिलेक्ट के नहीं आ रहा है ना। उसके बाद है हमारे पास एक और डिफाइन फील्ड। डिफाइन फील्ड में इमेज आ रहा है, इमेज की टाइप भी इमेज, ऑप्शन है हॉटस्पॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद है बायो डिफाइन फील्ड। नेम बायो,
टाइप एरे बायो में मल्टीपल चीज़ आएँगी तो एरे टाइप रखिए। ऑफ के अंदर इन्होंने लिखा है डिफाइन एरे मेंबर। एरे मेंबर को किस स्टाइल में डिफाइन किया जाए, ठीक है? तो ये टाइप होगी इनकी ब्लॉक, यानी कि जब भी हम टाइप करेंगे वो दिख रहे होंगे हमें। उसके बाद स्टाइल्स होगा, उसका टाइटल नॉर्मल होगा, वैल्यू भी नॉर्मल होगी और लिस्ट उसकी एरे फॉर्मेट में होगी, ठीक है? तो ये सिर्फ़ हमारी बायो के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बायो जब भी हम टाइप करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की जाएँगी। सो हमारे पास ये था डिफाइन फील्ड्स के ऑप्शन, और ये जो एरे आ रहा है ये हमारे पास है फील्ड के ऑप्शन का एरे, ठीक है? फील्ड के ऑप्शन के एरे के अंदर हमने बनानी है डिफाइन फील्ड्स। प्रीव्यू का वर्ड ऐड किया और कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया इसके अंदर। उसके अंदर इन्होंने सेलेक्ट की क्वेरी चलाई जिसके अंदर टाइटल नेम आएगा, मीडिया इमेज आएगा। मतलब अगर हम प्रीव्यू देखना चाहें तो इसके अंदर हमारे पास नेम शो हो जाएगा और मीडिया इमेज शो हो जाएगी। जैसे कि मेरा प्रीव्यू मोड और हमारे पास ये सब शो हो रहा है, ठीक है? सो ये हमारे पास सिंपल सा काम हुआ हुआ है। थोड़ा बहुत आपको ये कंफ्यूज करेगा बायो का, लेकिन ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे आप स्कीमा बनाते जाओगे तो आपको आदत हो जाएगी इसको बनाने की, ठीक है? अब यही चीज़ हमारे पास कैटेगरी में भी हो रहा है, ठीक है? कैटेगरी में क्या है? सिंपल आपने सबसे पहले देखना है कि ऊपर इन्होंने टैग आइकन ऐड किया है। टैग आइकन किसके लिए? कैटेगरी का आइकन ऐड करने के लिए। और ये आइकन किस तरीके है? यहाँ पर कैटेगरी पे देखोगे टैग का आइकन आ रहा है, सही है? सो इसलिए इसको ऐड किया और डिफाइन फील्ड यहाँ पर भी ऐड किया, डिफाइन टाइप यहाँ पर भी ऐड किया, ठीक है? यहाँ पर बायो ऐड नहीं की जाएगी तो इन्होंने डिफाइन एरे मेंबर्स ऐड नहीं किया, सिर्फ इन्होंने ये चीजें ऐड कर ली। कैटेगरी टाइप का फंक्शन बनाया जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले डिफाइन टाइप को यूज करना होता है। डिफाइन टाइप के फंक्शन में नेम आता है, कैटेगरी टाइटल आता है, कैटेगरी टाइप आता है डॉक्यूमेंट, जो कि फ्रंट पे मैंने आपको दिखा दिया था। आइकन यूज होगा टैग आइकन का, फिर फील्ड्स बनेगी इसकी, नेम आएगा, टाइटल, स्ट्रिंग, सिंपल वही चीजें हो रही है जो हमने पहले देखी थी, जो हमने ऑथर में देखी थी, ठीक है? तो पोस्ट के अंदर आएंगे, पोस्ट में भी वही हो रहा है कि सबसे पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आइकन, यानी कि हमारे पास जो आइकन यूज होगा ये हमारे पास थोड़ा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का आइकन यूज होगा, ठीक है? और इसके अंदर जो हमारे पास डिफाइन एरे मेंबर भी आएगा, डिफाइन फील्ड, क्योंकि इसके अंदर बायो भी होगी हमारी, ठीक है? तो नेम में हमने सबसे पहले टाइप बतानी होगी, डिफाइन टाइप का हम फंक्शन यूज करेंगे और इसको जो है फंक्शन का नाम देंगे पोस्ट टाइप, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डॉक्यूमेंट यहाँ तक का तो आपको पता है कि ये सब हमारे फ्रंट का है। अब जब हम अंदर आते हैं तो उसके अंदर हमें एक इनपुट फील्ड मिलती है, नेम आ रहा होता है, टाइटल टाइप आ रही होती है उसकी स्ट्रिंग, ठीक है? फिर डिफाइन फील्ड एक और बनती है जिसके अंदर सिलेक्ट आ रहा होता है और सिलेक्ट उसकी टाइप होती है, ऑप्शन उसके अंदर होता है सोर्स टाइटल, जो कि मैंने आपको बताया वह सिलेक्ट में यूज होगा, ठीक है? उसके बाद आता है डिफाइन फील्ड। अब देखो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन है, ठीक है? ड्रॉप डाउन के लिए हम 2 लगाएंगे ताकि हमारे पास टाइप आ सके ऑथर, यानी कि जितने भी हमारे पास ऑथर होंगे वो सारे आ जाए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। ना हमारे पास एक और आया था मेन इमेज। आप एक अपनी खुद की, यानी कि जो प्रोडक्ट है ना उसकी इमेज शेयर करो, यानी कि जो प्रोडक्ट है या फिर ब्लॉग है उसकी इमेज। तो यहाँ पर हम मेन इमेज का टाइटल देंगे उसे और उसकी टाइप होगी इमेज। इमेज हमने जो है ऑप्शंस के अंदर देनी होगी हॉटस्पॉट ट्रू, जो ताकि हम लोग जो है उसके ऊपर क्लिक करें और फाइल एक्सप्लोरर में आकर वो हमारी इमेज को गेट कर सके, ठीक है? उसके बाद है फील्ड, एक फील्ड भी आएगी उसके अंदर और डिफॉल्ट फील्ड के अंदर एक और फील्ड बनने जा रही है जिसका नाम है अल्ट, यानी कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम आकर देखें तो ये रहा, ये इमेज है हमारा और मेन इमेज, और यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आ रहा है, ठीक है? उसके बाद कैटेगरीज है, यहाँ पर एक और डिफाइन फील्ड बनाई इन्होंने और ब्रैकेट लगाया, उसके बाद नेम रखा कैटेगरीज, उसके बाद टाइप रखी एरे और ऑफ के अंदर डिफाइन एरे मेंबर्स दे दिया। नाउ यहाँ पर टू यूज हो रहा है, सबसे पहले मैं ये दिखा दे रहा हूँ, टू यूज हो रहा है जिसके अंदर हम लोग कैटेगरी को ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब एड आइटम पे क्लिक करूंगा तो फिर हमारे पास कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, सही है? सो इसी चीज को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो एड आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑफ का यूज हो रहा है, जहां पर हम मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज भी ऐड कर सके तो हमने यहाँ पर यूज किया डिफाइन एरे मेंबर। जैसे कि बायो है, बायो के अंदर मल्टीपल वर्ड्स यूज करेंगे तो वहां पर डिफाइन एरे मेंबर्स, यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज यूज करेंगे तो डिफाइन एरे मेंबर्स। मल्टीपल चीजों की नहीं है, डिफाइन एरे मेंबर्स और ऑफ का यूज होगा। और उसके अंदर हमने टाइप देनी है रेफरेंस, देन टू का यूज किया हमने और टाइप रखी कैटेगरी, यानी कि ताकि हम लोग ड्रॉप डाउन के जरिए उसको गेट कर सके। नाउ एक और डिफाइन फील्ड बनाया जिसके अंदर नेम रखा, पब्लिश एड और उसकी टाइप रखी डेट टाइम। डेट टाइम थोड़ी मुश्किल टाइप है तो इसको हटा भी सकते हैं आप, सिंपल आपने यहाँ से हटा देना है और ये वहां पर भी हट जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर है डिफाइंड फील्ड, नेम रखा है इसका बॉडी और टाइप है इसकी ब्लॉक कंटेंट, मतलब एक बॉडी का एलिमेंट रख दिया जिसके अंदर आप कुछ भी इंटर कर सकते हो। उसके बाद है प्रीव्यू, जो कि मैंने प्रीव्यू अभी ओपन किया हुआ है आपके सामने, ये प्रीव्यू मोड है, हमने पब्लिश कर दिया था इसको। तो इसके अंदर हमें टाइटल दिखेगा, टाइटल के नाम से ऑथर दिखेगा, ऑथर नेम के नाम से, और मीडिया दिखेगा मेन इमेज के नाम से। बाकी जो है हमारे पास एक कंडीशन लगी है, उसको मैं कहूंगा अभी फिलहाल इतना डीपली ना जाओ, क्योंकि जब मैं आपको ये ग्रॉक पढ़ाऊंगा तो ये
भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल इन्होंने लिखा हुआ है कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑथर का नेम, अगर वो ऑथर का नेम मैच हो जाता है, मतलब वो अवेलेबल होता है, तो आपने उस सिलेक्शन को रिटर्न करना है विद सबटाइटल नेम, मतलब सबटाइटल नेम ऑथर के साथ रिटर्न करना है, ठीक है। यानी कि बाय लगते हैं ना, बाय का वर्ड यूज होता है ना, ये किसने राइट किया और एंड में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑथर का नेम आ रहा होता है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की पोस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा वो वर्ड है, ग्रॉक की क्यूरी यूज की है, इसके अंदर कंडीशन लगाई है। यहाँ पर मैंने ऑथर समझा दिया, कैटेगरी पोस्ट समझा दिया, इंडेक्स डॉट टीएस क्या है। देखो अब ये सब हमने बना लिया ना, तो इसको एक फाइल में इकट्ठा किया, एक फाइल में ऐड करके फिर यहाँ पर हमने स्कीमा का एक जो है वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने टाइप रखी इसकी स्कीमा टाइप डेफिनेशन। यहाँ पर सिर्फ हमने टाइप बता दी, लेकिन स्कीमा का कहीं यूज नहीं किया, ना पोस्ट में यूज किया ना ऑथर में। हमने इंडेक्स डॉट टीएस में यूज करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर दिया था इनको अपनी अपनी फाइल्स में। यहाँ पर हमने इनको इंपोर्ट करवाया और उसके बाद हमने स्कीमा टाइप डेफिनेशन को भी इंपोर्ट करवाया और उसकी टाइप यहाँ पर दे दी एरे फॉर्मेट में, कि मल्टीपल डेटा आएंगे हमारे पास स्कीमा के फॉर्मेट में, और उनको जो है आपने टाइप देनी है, ब्लॉक कंटेंट टाइप, कैटेगरी टाइप, पोस्ट टाइप या फिर ऑथर टाइप, ठीक है। इनमें से कोई सी भी टाइप आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट टीएस में हमने इन सबको मर्ज किया है। अब आते हैं स्ट्रक्चर डॉट टीएस में। देखो बेसिकली मैंने आपको पोस्ट टाइप दिखाया, तो यहाँ पर सारी चीजें थी और यहाँ पर नेम पोस्ट आया था, टाइटल पोस्ट आया था, लेकिन यहाँ पर हमने कहीं कंसोल नहीं करवाया, कुछ प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ एक्सपोर्ट करवाया। लेकिन स्ट्रक्चर डॉट टीएस के अंदर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम पोस्ट को भी प्रिंट करवा रहे हैं, कैटेगरी को भी प्रिंट करवा रहे हैं और ऑथर को भी प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि हमें डिफॉल्ट बना हुआ मिल रहा है सैनिटी की तरफ से। तो ये सारे फीचर्स आप बने बनाए लेने के लिए सैनिटी को यूज कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको स्कीमा बनाना आना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, टाइप वगैरह बतानी, कि स्कीमा आपको बनाना आना चाहिए। और टू भी बता दिया किससे यूज होता है। टू होता है हमारे पास ड्रॉप डाउन के लिए, ऑफ यूज होता है जब हम डिफाइन एरे मेंबर्स का यूज करेंगे, और एरे मेंबर्स यूज होता है जब मल्टीपल डेटा हमारे पास आएंगे। ऑप्शन का यूज किया जाता है जब हम लोग सिलेक्ट का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जनरेट करवाना होता है। और एक ऑप्शन और यूज किया जाता है हॉटस्पॉट ट्रू, जब इमेज का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बस इन चीजों को याद रखेंगे, आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा कि अब आपने ये करना है, एक तो आपने 2 फोल्डर बनाने हैं नेक्स्ट.जेएस के, और उसमें दोनों फोल्डर में सैनिटी को इंस्टॉल करना है। एक में आपने ब्लॉक के साथ इंस्टॉल करना है, एक में आपने सिंपल से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब जो ब्लॉक वाला होगा उसको खोलना है, जैसे कि ये ऑथर है, ऑथर को यहाँ से ओपन करके दूसरी फाइल के अंदर जो आपने दूसरा फोल्डर बनाया हुआ है, जिसमें इंस्टॉलेशन नहीं की हुई, जिसमें स्कीमा ऐड नहीं किए, वहां पर आपने ये स्कीमा बनाने बाय हैंड और टाइप करके, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप लोग इजीली काम कर सको। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जब आपको एक फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उससे आपने फायदा उठाना, ना कि उसे छोड़ देना है, ठीक है। तो आप इसको यूज करो ताकि आपके काम में आए। और अब मैंने आपको ये भी समझा दिया स्कीमा क्या होता है, और इसके जरिए हम क्या करेंगे, इसके जरिए हम टाइप्स बता रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस किस्म का आ रहा है, डेटाबेस में वो जो सेव होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, सही है। सारी लाइब्रेरी बता दी, सारे स्कीमा बता दिया, और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ का ओवरव्यू भी दे दिया, प्रोडक्ट ऐड करके भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दो मेरे लिए, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ। कमेंट करके बताना है, किसी चीज की कमी हो तो नेक्स्ट पार्ट में वो कवर कर दूं। खैर ये था पार्ट 1 और इसको इख्तिताम करते हैं। सेकंड पार्ट में हम एपीआई के साथ खेलना सीखेंगे और करंट परफॉर्म करेंगे, यानी कि फैच करना, डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये चारों काम सीखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। कंप्लीट ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लेंगे, उसके बाद भी आगे प्रोजेक्ट बनते रहेंगे, तो उसके लिए आपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो बस अभी खत्म करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।